गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है ये, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है सर्टिफाइड पर्सनल इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल CPHIC, और प्रिवेंशन भी होता है कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CPHICP। ये बहुत से लोग कोर्स करके आपको इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स या इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर्स का सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल करा सकते हैं। लेकिन इसमें जितना भी कंटेंट होता है वो सारा का सारा कंटेंट अभी हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये सारा का सारा जो ट्रेनिंग सीरीज है जो 18 से 20 हज़ार रुपए का होता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारी सीरीज का नाम है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वो है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। मैंने सारा ही ऐड कर दिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HIP&C बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको HICP भी बोल सकते हो, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसे तो आप जानते ही हो, मेडिको फ्रीक इनके चैनल पे आप आ रहे हो। तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें हम इस पूरी सीरीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और हम आपको बता देते हैं इस सीरीज में हमें क्या क्या मिलने वाला है इसके कंटेंट्स में। सबसे पहला तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इन्फेक्शन क्या होता है और इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। इन्फेक्शन की डेफिनेशन से लेके उसके टाइप से लेके उसके प्रिवेंशन तक सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स और उसके टाइप्स, क्योंकि इन्फेक्शन जो फैलाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही फैलाते हैं, नॉर्मल विजिबल ऑर्गेनिजम्स नहीं फैलाते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो दो टाइप के होते हैं, जिनमें से एक का नाम है पैथोजेनिक और एक का नाम है नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन पर हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन पे, कि इन्फेक्शन कैसे फैलता है। याद रखें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इस पूरी सीरीज में कुछ है तो वो यही चेन ऑफ इन्फेक्शन है, क्योंकि अगर आपने इस चेन ऑफ इन्फेक्शन को अच्छे से समझ लिया और इस चेन को किसी भी एक जगह से तोड़ दिया तो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं और आपका पूरा पर्पज जो इन्फेक्शन कंट्रोल का है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे HAI और कम्युनिटी AI। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखा देता हूँ। दिस इज हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ठीक है। इसी को दूसरा नाम जो दिया गया है वो दिया गया है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है। या फिर इसी को हम बोल देते हैं हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ठीक है। पहले इसका हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन था या फिर इसका नाम होता था हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, लेकिन इसके नाम सब चेंज करके जो अब लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से किया गया है वो है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि ये सिर्फ हॉस्पिटल तक सीमित नहीं है। अगर आप किसी को उसके घर पर भी जाकर उसको हेल्थ केयर दे रहे हो तो वहाँ से भी कम्युनिटी को इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं, और वहाँ पर भी आपको ये सारी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। इसलिए हम इसे हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी क्लिनिकल में अगर किसी को इंजेक्शन दे रहे हो या वैक्सीनेशन कैंप कहीं लगता है तो वो हॉस्पिटल में नहीं है, वो कम्युनिटी में लग रहा है। या आप किसी को होम केयर फैसिलिटी देते हो, आजकल होम केयर बहुत ज़्यादा प्रचलित है, सब जगहों पर होम केयर चल रहा है। तो उन कंडीशंस में भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि इन्फेक्शन फैलने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं। इस वजह से हम इसे अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं बोलते, हम इसे बोलते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन और कम्युनिटी एसोसिएटेड इन्फेक्शन क्या होते हैं। इन पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन क्या है, कम्युनिटी क्या है, और दोनों में फ़र्क क्या है। कैसे पता करेंगे कि कोई इन्फेक्शन अगर हुआ है तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड है या नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पूरी सीरीज़ में। देन उसके बाद हम लोग आएंगे यूनिवर्सल और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन पे। अभी तक हमने इन्फेक्शन के बारे में सब कुछ समझ लिया क्या होता है, तो अब हमें उससे बचने की भी तो ज़रूरत है। तो हम उससे बचेंगे कैसे? उससे बचेंगे तब जब हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन फॉलो करेंगे और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉलो करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखें, यूनिवर्सल प्रिकॉशन तो अभी मैं बता देता हूँ। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आप अपने सारे पेशेंट को जो आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं उनको 3 खतरनाक डिजीज से पॉजिटिव मान के ट्रीट करें। कौन सी ऐसी डिजीज है जिससे सारे के सारे हॉस्पिटल के स्टाफ डरते हैं? सबसे पहला है HIV, दूसरा है SCV, तीसरा है, सॉरी SCV है ये, दिस इज नॉट SCC, दिस इज HCV हेपेटाइटिस बी, और तीसरा है HBsAg। अगर किसी पेशेंट को ये तीनों डिजीज में से कुछ भी पॉजिटिव है तो वो स्टाफ कहीं से भी ढूंढ कर ला कर हैंड ग्लव्स और PPE पहनेगा। अगर नहीं है तो बहुत लापरवाही करते हैं और वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारा पर्पज़ यही है कि हम इन्फेक्शन को बचाएं, और उसके लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम फॉलो करें यूनिवर्सल प्रिकॉशन। इसका मतलब दुनिया का हर पेशेंट
इन 3 डिजीजेस से पॉजिटिव है, ये मानकर आपने पेशेंट्स को ट्रीट करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने फॉलो करना है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, आइसोलेशन आता है, आपका हैंड हाइजीन आता है, और भी बहुत सारी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे आईसीयू का स्टैंडर्ड प्रिकॉशन अलग कहीं कहीं पे बताया जाता है, कहीं कहीं पे बताते हैं, ओटी का स्टैंडर्ड प्रिकॉशन अलग बताते हैं। तो आपको उस पर नहीं जाना, आपको बहुत इजी वे में स्टैंडर्ड प्रिकॉशन समझाएंगे, और इसको सिर्फ 7 हेडिंग्स के अंडर में लाकर हम पूरा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आपको समझा देंगे। इसी में आपके डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट के में को भी इसमें कवर कर दिया जाएगा। फिर हम क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल्स पे बात करेंगे। क्लीनिंग क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, ऑटोक्लेविंग क्या होता है, केमिकल डिसइंफेक्शन क्या होता है, और हमें कौन सा केमिकल यूज करना चाहिए कौन सा नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एनएबीएच में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सफाई तो कर रहे हो लेकिन कौन से केमिकल से सफाई कर रहे हो। तो इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सा केमिकल यूज़ करना चाहिए, कौन सा रेकमेंडेड है और कौन सा नहीं रेकमेंडेड है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो नहीं कर सकते उसको। जैसे कि ओटी में बहुत पहले एक प्रोविजन था कि हम कार्बोलाइजेशन यूज़ करते थे, कार्बोलिक एसिड से ओटी को डिसइंफेक्ट करते थे, वो रेकमेंडेशन ख़त्म हो चुकी है और अब हम कार्बोलाइजेशन नहीं करते हैं। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं लेकिन फॉर्मेलिन का यूज़ नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। WHO ने फॉर्मेलिन के यूज़ पर बैन लगा रखा है। उसने कह दिया है कि जो आप फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं या जिसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, उसको यूज़ मत करिए। तो हम फॉर्मेलिन और कार्बोलिक एसिड दोनों ही जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, अब हम उसको यूज़ नहीं करते। तो हम क्या यूज़ करते हैं वो हम अभी इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम आपको एक चीज़ और बताएंगे, कॉन्टैक्ट पीरियड किसको बोलते हैं, ठीक है, और इफेक्टिव कॉन्टैक्ट पीरियड में कैसे आपको चीज़ों को रखना है, और आपका डिसइंफेक्शन हुआ या नहीं हुआ उसको कैसे आपने चेक करना है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसी में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एंडोस्कोप को कैसे डिसइंफेक्ट करना है, एंडोस्कोप को स्टोरेज कैसे करना है। काफ़ी पूछा जाता है कि अगर आपके पास एंडोस्कोपिक है या लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स है तो आपने उनको डिसइंफेक्ट कैसे करना है, उनको स्टोरेज कैसे करना है, इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। देन हम यूज़ करेंगे स्पाउल्डिंग क्लासिफिकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा HIC चैप्टर इसी पे डिपेंडेंट है, स्पाउल्डिंग क्लासिफिकेशन पे। तो अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ लें, मुझसे बात कर लें। जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हम यूज़ करेंगे प्री एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। ये HIC और HR दोनों का पार्ट है। अगर कोई स्टाफ है हॉस्पिटल में जो किसी तरह के इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आ गया है तो उसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन और HR दोनों का काम आता है। तो इस वजह से ये HR वाले पार्ट का भी एक हिस्सा है और मैनेजमेंट के पार्ट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसको भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। इसमें हम ये बताएंगे कि एक्सपोजर किन किन चीज़ों से होता है और एक्सपोजर से बचते कैसे हैं, और एक्सपोजर अगर हो जाए तो फिर हमें आगे क्या करना है, ठीक है। देन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे सर्वेलेंस और इवेंट्स, मतलब हम कौन स्पाउल्डिंग क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन कौन से एरिया का कितना सर्वेलेंस हमें करना चाहिए और हमें किस तरह से उसको मैनेज करना है। फिर इवेंट्स पे हम बात करेंगे, सेंटिनल इवेंट्स की बात करेंगे और एडवर्स इवेंट्स की बात करेंगे, नियर मिस की भी बात करेंगे। इसको बहुत ध्यान रखना है, नियर मिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आजकल NABH बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो हम नियर मिस पे भी बात करेंगे। इन सब का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं उस पर भी बात करेंगे। और अब इससे पहले कि कोई मुझसे पूछे कि सर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कब बताओगे तो मैं बता दूं कि जब हम HAI पे बात करेंगे तभी हम बात करेंगे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेक्शंस की, जिसको कहते हैं वैप या क्लैप्सी या काउटी या SSI या NSI, ठीक है। हम सॉरी, मुझे थोड़ा जुकाम हो रखा है। ये 5 तरह के हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये डिवाइस रिलेटेड होते हैं, मतलब जो पेशेंट को डिवाइस डाला जाता है उससे रिलेटेड ये इन्फेक्शंस होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में हम बात करेंगे, जब हम इन सारे बातों की बात करेंगे तो हम इन सभी डिजीजेस का एक होता है बंडल चेकलिस्ट, ठीक है। बंडल केयर किसे कहते हैं, बंडल केयर में अगर पेशेंट को ये सिम्टम्स आ गए हैं तो क्या बंडल यूज़ करना है, अगर नहीं आए हैं तो क्या बंडल यूज़ करना है। बंडल केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्रूशियल चीज़ है और हर एक डिजीज़ का बंडल केयर हम इसमें डिस्कस करेंगे सिवाय NSI के, क्योंकि NSI का बंडल केयर नहीं होता, ठीक है। इन चारों डिजीज़ का हम बंडल केयर इसमें डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये डिजीज़ कम्युनिटी एक्वायर्ड कब मानी जाएगी या फिर ये डिजीज़ हॉस्पिटल एक्वायर्ड कब मानी जाएगी।
इन चीज़ों पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए, जिसे हम कहते हैं वर्क ऑफ आईसीएन। आईसीएन का क्या क्या काम है, इनको क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, इनको क्या क्या ट्रेनिंग करानी होती है, ट्रेनिंग के टॉपिक्स भी हम बताएंगे आपको कि क्या क्या ट्रेनिंग करानी है, और आपको सर्वेलेंस कैसे करना है, यानी कि जब तक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है, ठीक है, जब तक ये हॉस्पिटल के अंदर है तब तक आपको कौन से सर्वेलेंस करने हैं। जब ये डिस्चार्ज होकर अपने घर चला जाएगा तब आपको उसके बाद इसका फॉलोअप कब तक करना है, कौन सी डिजीज में कितने दिन का फॉलोअप करना है, उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, और अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है तो आपका क्या रोल है इसमें, ठीक है। और इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी पर भी डिस्कशन करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट वाइज रिक्वायरमेंट्स पे, जिसपे सबसे ज़्यादा फोकस हमारा होगा ओटी पर। ओटी के साथ साथ ही हम कवर कर लेंगे हमारा कैथ लैब या फिर कोई ऐसा प्रोसीजर रूम इंक्लूडिंग लेबर रूम। हर चीज़ के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, बेसिकली सारी चीज़ें सेम है। जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसको ध्यान से आप समझ लें। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी जोनिंग। जोनिंग क्या होता है मैं बाद में समझाऊंगा आपको डिटेल में। अगर जोनिंग नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसमें हम जोनिंग में आपको फिजिकल जोनिंग, टाइम जोनिंग, दोनों ही चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे। देन हम आपको फ्लो के बारे में बताएंगे। फ्लो किसका, स्टाफ और मटेरियल का, कि इन जगहों पे जो स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो क्रिटिकल एरिया होता है जिसमें ओटी आता है, उसमें स्टाफ और मटेरियल का फ्लो कैसा होना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए, जिसमें हम बात करेंगे यूनी डायरेक्शनल फ्लो की। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूनी डायरेक्शनल फ्लो को फॉलो कर लिया तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। देन हम बात करेंगे इसमें कि हमारा डिसइंफेक्शन किस तरह से होना चाहिए, कब कब होना चाहिए, और किस पैटर्न पे होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड कैसे करोगे आप, कल्चर का टेस्ट कैसे कराओगे, कौन कौन से टेस्ट कब कब कराओगे, फॉलो अप कैसे करोगे। देन इसी के साथ हम बात करेंगे CSSD की या फिर TSSU की, ठीक है। अभी ये क्या होता है, CSSD का मतलब तो हो गया हमारा सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, ठीक है, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। और TSSU होता है थिएटर स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। मतलब जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास एक ही जगह पर CSSD लगा दिया उन्होंने, ऑटोक्लेव लगा दिया, और वहीं से पूरे हॉस्पिटल में स्टेराइल मटेरियल की सप्लाई होने लगी, तो उसको बोलते हैं क्या, CSSD, ठीक है। और अगर आपका छोटा सा हॉस्पिटल है और सिर्फ आपका ओटी है, ओटी के पास ही आपने वो सिर्फ ओटी के लिए एक डिपार्टमेंट लगा दिया, ऑटोक्लेव यहाँ डाल दिया, तो उसको बोलते हैं थिएटर स्टेराइल सप्लाई यूनिट, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करेंगे जोनिंग की, CSSD की जोनिंग, और आपका मटेरियल फ्लो कैसा होना चाहिए, ठीक है। फिर हम इसमें बात करेंगे कॉरिडोर्स की, ठीक है। एक होता है डर्टी कॉरिडोर, एक होता है क्लीन कॉरिडोर, ठीक है, और एक स्टेराइल कॉरिडोर होता है, ये जोनिंग का भी एक पार्ट होता है। फिर हम इसमें बात करेंगे इंडिकेटर्स की, ठीक है। किन चीज़ों की बात करेंगे, इंडिकेटर्स की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। इसमें 5 तरह के इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। ये इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि जो आप ऑटोक्लेव कर रहे हो मशीन में, वो ऑटोक्लेव सही हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं और बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं। ये आप लगाते हो और ये कलर चेंज करके बताते हैं कि आपने जो ऑटोक्लेव मशीन के अंदर ये मटेरियल डाला वो ऑटोक्लेव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह से हम बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव होता है और एक वर्टिकल ऑटोक्लेव होता है। तो हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव में आपको कौन कौन से इंडिकेटर्स की ज़रूरत है, वर्टिकल में आपको कौन कौन से इंडिकेटर्स की ज़रूरत है। क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या हम अपने हॉस्पिटल में हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव लगाना कंपलसरी करें या हम सिर्फ वर्टिकल से काम चला सकते हैं। तो इसका जवाब सीधा सही है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। अगर आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप हॉरिजॉन्टल यूज़ कीजिए, अगर रिक्वायरमेंट कम है आप वर्टिकल यूज़ कीजिए। सेकेंड थिंग, इसमें होता है एक सिंगल डोर और डबल डोर, मतलब दोनों तरफ से खुलता है, बीच में हम पार्टीशन कर देते हैं, तो ये जोनिंग का काम करता है। हम डिटेल में बताएंगे कि ये स्ट्राइल और नॉन स्ट्राइल जोन कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये डबल डोर ऑटोक्लेव्स होते हैं। जब कोई नया हॉस्पिटल बन रहा है और उसको ये एक्सपेक्टेशन है कि उसका काम अच्छा खासा ज़्यादा चलेगा सर्जरी का, तो उसको रेकमेंड करते हैं कि हम डबल डोर हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव का यूज़ करिए। ये कॉस्टली पड़ता है लेकिन ये फायदेमंद रहता है क्योंकि ये जोनिंग बहुत इजी कर देता है, ठीक है। फिर हम इसी में बात करेंगे स्टेराइल स्टोरेज की, कि आपने स्टेराइल स्टोरेज कैसे मेंटेन करना है और आपको स्टेराइलिटी मेंटेन कैसे करनी है, ठीक है। एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट और बता दूं, ये जितनी भी बातें मैं बोलूँगा ये मेरे अपने लफ्ज़ नहीं होंगे, ये गाइडलाइंस होंगी या तो CDC की या WHO की या NCBI की या IPSC की, ठीक है।
ये 4 सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यही हमें इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस देते हैं और इन्हीं के हिसाब से हम इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन क्या होता है और कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इम्यूनिटी क्या होती है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि इम्यूनिटी होती क्या है। वो लोग इम्यूनिटी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स खाते हैं, ढेर सारा काढ़ा पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, हल्दी हल्दी खाते हैं, लेकिन पता नहीं कि इम्यूनिटी क्या होता है। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। देन हम बात करेंगे एंटीबॉडीज़ की और एंटीजन की। एक चीज़ मैं ये बता दूं कि ये चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं ये बाद में डिस्कस करने की बजाय हम पहले डिस्कस करेंगे, और ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो क्लिनिकल बैकग्राउंड से हैं, ये याद रख लें आप। जो नॉन क्लिनिकल बैकग्राउंड से हैं उनको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पल्ले पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्लिनिकल बैकग्राउंड के हो और आप इन चीज़ों को समझें। देन इसके साथ हम इसको बात करेंगे आपको कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो मेरे से ध्यान रह ही गया था, अच्छा हुआ मैं हमेशा नोट्स बना के अपने पास रखता हूँ, वरना मेरे से मिस हो जाता। एक चीज़ होती MDR, इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, या फिर AMR बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको समझने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे, आप लोगों के लिए क्लिनिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ठीक है, या फिर एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। आपको शायद किसी ने सुना नहीं होगा कि एंटीबायोटिक्स के भी टाइप्स होते हैं। इसमें अलग अलग तरह के टाइप्स हम यूज़ करते हैं, कैटेगरी वाइज यूज़ करते हैं, जिसमें रिजर्व एंटीबायोटिक्स भी होता है। एंटीबायोटिक पॉलिसी बनती है, हॉस्पिटल की एंटीबायोटिक पॉलिसी क्या होती है, कौन बनाता है, कैसे बनाते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ होता है एंटीबायोग्राम, ये इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर के लिए होता है। ये वही बना सकता है जिसके पास माइक्रोबायोलॉजी की अच्छी खासी नॉलेज हो, ठीक है। या तो ये MD माइक्रोबायोलॉजी होगा, या फिर ये MSc माइक्रोबायोलॉजी भी हो सकते हैं। MD माइक्रोबायोलॉजी मिलता तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो MSc माइक्रोबायोलॉजी से भी आप ये काम चला सकते हो। तो ये क्या होता है, कैसे बनता है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आपको सैंपल दिखाएंगे कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, उसकी कल्चर रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसी आती है उसकी कल्चर रिपोर्ट। अब बताओ, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा है, एंटीबायोटिक चलाएं क्या, इसके होने के कॉज क्या है, क्यों ये यूज़ होता है। और एक चीज़ हम बताएंगे आपको, एंटीबायोटिक अब्यूज़, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो अभी तक यूज़ नहीं होता है। एंटीबायोटिक अब्यूज़ भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, जिसको रोकने के लिए ही ये सारा एंटीबायोटिक पॉलिसी बनाया जाता है, ठीक है। तो इन पर भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में अपने NABH के हिसाब से हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि KPI क्या होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, स्पेशली HIC डिपार्टमेंट के, और उनको रिकॉर्ड आपने कैसे मेंटेन करना है, और कमेटी में उसको प्रेजेंट कैसे करना है, और उसमें कमेटी में आपने कापा कैसे बनाना है, मतलब करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे अपने पूरे इसमें इंशाल्लाह। और ये ट्रेनिंग किसके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं क्लियर कट बता दूं, ये ट्रेनिंग सभी स्टाफ के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो क्लिनिकल बैकग्राउंड से हो, चाहे वो नॉन क्लिनिकल बैकग्राउंड से हो, चाहे वो हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो हॉस्पिटल से बाहर काम करने वाले लोग हों। एटलीस्ट चेन ऑफ इन्फेक्शन और इन्फेक्शन के टाइप्स तो आपको हमेशा पता होने ही चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको जो गाइडलाइन दी जाती है, ऐसा करो वैसा करो, वो क्यों दी जाती है और उसमें आप कैसे उसको मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। इसमें हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं सर्जिकल सेफ्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम SSI के पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ सर्जिकल सेफ्टी। और इसमें WHO की सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट एक यूज़ होती है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइट मार्किंग किसे कहते हैं, साइट मार्किंग कैसे करते हो आप, और सर्जरी में होने वाले रिस्क कौन से हैं, कंसेंट कैसे लेते हैं, कंसेंट लेना किसका काम है किसका नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे इन चैप्टर्स में, ठीक है। और हमेशा की तरह मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप कॉल भी कर सकते हो आप, और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ये मेरा नंबर है 8765597898, ये व्हाट्सएप पे भी है, और इस पे आप कॉल करके भी मुझे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। बट मेहरबानी करके क्वेरी पूछना, कहानी मत सुनाना, ठीक है। तो आई विश यू गुड लक। जल्दी ही हम इस सीरीज़ पे पूरी तरह से काम करेंगे। और जिन लोगों का ऑडिट आ रहा है, बहुत सारे लोगों की क्वेरी है, सर हमारा ये ऑडिट है, हमारा वो ऑडिट है, वगैरह वगैरह, आप परेशान ना हो, जल्दी ही हम इन सारी सीरीज़ पर काम करेंगे। और एक बार ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम आपके दूसरी किसी चीज़ पे काम करेंगे।
और ये रुकेगा नहीं। ये हमारी कोशिश है कि हम इसको रुकने नहीं दें। जितने भी महंगे महंगे कोर्सेज हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, वो सारे इंशाल्लाह इसमें हम सारे कवर करेंगे। आपको कोई कोर्स में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ मैं बस आपको बता दूं, क्योंकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है इसलिए मैं सर्टिफिकेट जनरेट करके आपको नहीं दे सकता, और सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सर्टिफिकेट कैसे लेना है जुगाड़ से वो मैं आपको बता दूंगा। आप ट्रेनिंग पूरी कर लीजिए। ये पूरी सीरीज देखने के बाद इंशाल्लाह आपको इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि आपको किसी से कोई क्वेरी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर भी आप फंसोगे नहीं, और जहाँ पर भी आप फंसोगे आप हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ वहाँ से निकल जाओगे। ये मैं बाल बना देता हूँ, ये कान बना देता हूँ, ठीक है। चलो ओके, आई थिंक आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। हम जल्दी इस सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, ICN, जो लोग ICN के बारे में सोच रहे हैं या ये कोर्स करना चाह रहे हैं या ये काम करने की सोच रहे हैं, अच्छा ऑप्शन है, कर सकते हो। इस पूरे के पूरे सीरीज में ICN से रिलेटेड पूरी डिटेल्ड नॉलेज होगी। आप इसको आराम से सीरीज को देखें और आपको कोई कोर्स अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सर्टिफाइड कोर्स करना चाहते हो आप मुझसे पूछ सकते हो कि कौन से कहाँ से कोर्स करूँ, कितने का होगा, मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। उससे आपकी सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। और हाँ, एक चीज़ और जो मैंने आपको बताया था कि हम जो ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करेंगे वो होंगी WHO, CDC, IPSG और ICMR, और साथ में काहो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, काहो, उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास इन्फेक्शन कंट्रोल का। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट प्राइम ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, क्या है और कैसे काम करती हैं, इसमें आप मेंबरशिप कैसे वगैरह ले सकते हो या इसमें ट्रेनिंग कैसे अटेंड कर सकते हो। दीज आर ऑल थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन। सो I wish you good luck. Bye bye.